हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AB कोचिंग सेंटर में। आज से हम लोग क्लास 10th के लिए विज्ञान के अंशाल पेपर का सलूशन लेके आ रहे हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कस किया जाएगा, एक एक सेट का। ये एक प्लेलिस्ट बनेगी और इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2018 से लेकर 23 तक के, उन सब के सलूशन आपको इस चैनल पर यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें आइए हम लोग पहले सेट को डिस्कस करते हैं, जो 2023 में पूछा है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन करते हैं इसमें टाइम न व्यर्थ करते हुए। पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये हमें बताना है। ऑप्शनल क्वेश्चन है। देखिए, पहला इसमें ऑप्शन दिया है कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा इसमें दिया है वक्रता केंद्र पर। तीसरा दिया है वक्रता केंद्र से परे, मतलब वक्रता केंद्र से दूर। और चौथा दिया है आपको डी ऑप्शन में कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हम ना इसके अवतल दर्पण के रेफरेंस में आपको बता रहे हैं कि इसमें प्रतिबिंब कितने तरीके से बन सकता है स्थितियों के आधार पर। तो इसमें कुल 6 स्थिति होती है, तो केवल एक का डिस्कशन यहाँ पे है। हालांकि इसी पेपर में आगे इनके 2 स्थितियों पे और बात की जाएगी। तो देखिए, पहला केस क्या है। यहाँ पर ये हमको एक कंडीशन दे रखे हैं कि वस्तु कहाँ होनी चाहिए। वस्तु की स्थिति पूछ रखे हैं और प्रतिबिंब की स्थिति बता रखे हैं कि प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तो देखिए, ये कॉपी है बच्चों की, जो कि मैंने कोचिंग में पढ़ा रखा है, उन स्टूडेंट्स की है। तो देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना यहाँ पे हेडिंग किया गया है और उस पर 6 स्थितियां हैं। तो ये पहली स्थिति है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। हालांकि उन सब के विषय में हमें नहीं जानना है, हमें सिर्फ एक कंडीशन देखना है जो हमारे क्वेश्चन पेपर में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा। यहाँ पे देखिए, आभासी सीधा एवं बड़ा वस्तु से बड़ा कब बन रहा है, तो उसका रे डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। स्थिति क्या है आप देखिए, तो स्थिति है वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो। कब ये बनेगा आप देख सकते हैं स्पष्ट। ये वस्तु है AB, ये कहाँ रखी है, फोकस, और ये ध्रुव है। फोकस तथा ध्रुव के बीच जब वस्तु रखी है, तो इसका देखिए इस तरफ इमेज बना है और ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। और देखिए, जैसा ये वस्तु है उसी तरीके से उसी दिशा में है, मतलब सीधा भी है और वस्तु से बड़ा भी है। देखिए, वस्तु का साइज ये है, इसका साइज ये है, तो ये वस्तु से बड़ा भी है। तो पहले क्वेश्चन का तो हल हो गया ये। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो पहला दे रखा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। दूसरा दे रखा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। बाकी ये 2 और दे रखे हैं, इन्हें पढ़ना ही नहीं है क्योंकि 5 सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि बहुत कम है। तो देखिए, इसमें एक शब्द दिया गया, एक क्लू है। लिखा है कि एक शब्दकोश मतलब होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, छोटे अक्षरों को कौन बड़ा करके दिखाएगा भाई? उत्तल लेंस और अवतल लेंस की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उत्तल लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा करके बनाता है, जबकि अवतल लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा करके बनाता है ना। ये क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक, तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि छोटे अक्षर हैं तो छोटे अक्षर को हम बड़ा करेंगे तभी हमें दिखाई देगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। अब देखिए, फोकस दूरी लेंस और दर्पण दोनों के संदर्भ में अवतल के संदर्भ में ही दोनों ऋणात्मक होती हैं। तो इसमें -15 दे रखा है, तो इस अवस्था में दर्पण और लेंस दोनों क्या होंगे, दोनों ही अवतल होंगे।
ठीक, आगे चलते हैं अब हम लोग। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल दे रखा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है, वह क्या होता है भाई? दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है कि दृष्टि पटल पर बनेगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है दो चालक तार, क्वेश्चन नंबर 5, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़ संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के संयोग में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर 1:4 है। ठीक है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको आगे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। अभी एक पेपर पेज लूंगा तो इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा वहाँ। आगे देखिए, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघुपथन क्या होता है? लघुपथन एक ऐसी स्थिति है जिसमें, जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी तार हो ना, उससे किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को अगर आप जोड़ रहे हैं तो उसमें हमेशा दो तार होता है, दो फेस। ठीक है, और दोनों फेस जब आपस में से सट जाता है तो दोनों फेस आपस में जब इस तरीके से चिपक जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है और स्पार्किंग होता है। ठीक है, तो ताप भी बढ़ जाता है। किसकी वजह से? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विद्युत धारा का मान। तो विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है, शॉर्ट सर्किट इसको इंग्लिश में कहते हैं, लघुपथन को। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें दोनों तार आपस में सट जाते हैं जिसकी वजह से परिपथ के अंदर धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि अब स्टार मार्क्स का मतलब है कि ये क्वेश्चन तो कट गया है, लेकिन फिर भी समझते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो इसको जनित्र कहते हैं। हालांकि ये अभी सिलेबस में नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है देखिए एंटीमनी। एंटीमनी क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी एक उपधातु है। ठीक, आगे देखिए लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड को पीबी से दिखाते हैं, नाइट्रेट को NO3 से दिखाते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका बी जो ऑप्शन है ये सही है, PbNO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए जो हाइड्रोकार्बन, या ऐसे कह सकते हैं कि जिन हाइड्रोकार्बन्स के बीच कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो इनकी संरचना 1 मिनट के लिए देखते हैं। देखिए एक पेज पे, ठीक है, देखिए पहले हमारे पास क्या दे रखा है, C2H6 दे रखा है। तो 2 कार्बन बनाइए ऐसे। ठीक, और आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जिसका मतलब होता है कि कार्बन के बाह्यतम कोष में ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके भी बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये दोनों तो आबंध बना लेंगे, और बाकी ये जो 3 हैं ये तीनों हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाते हैं। तो देखिए इसका ओपन स्ट्रक्चर बना दिया मैंने इस तरीके से, इसका भी हो गया। ऐसे तीनों पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब इसको जब आप देखेंगे, क्लोज करेंगे, तो पहला कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है। तो कार्बन कितने हो गए? 1 और 1 कार्बन हो गए 2, है ना। और हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6, तो C2H6। इसमें देखिए क्या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आया या ट्रिपल बॉन्ड आया? नहीं आ रहा। तो ये एल्केन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हुआ। इस तरीके से ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी क्या है? C2H4। तो देखिए इसमें भी 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन लगा दीजिए, कार्बन के बीच एक बॉन्ड रख दीजिए, और C2 है तो C2 हो गया H4। देखिए C2H4 का हमें संरचना लेना है, तो अगर इस पर हम 2H जोड़ दें यहाँ, और इस पर भी हम 2H जोड़ दें, 2 हाइड्रोजन जोड़ दें, तो अब देखिए कार्बन का क्या बैलेंसी सेटिस्फाई हुआ है? तो नहीं हो रहा है, मतलब इसकी संयोजकता पूर्ण नहीं हो रही है। जैसे इसमें देखिए 3 ही बॉन्ड बना है, हालांकि कार्बन वास्तव में तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 आबंध बनाने के लिए इसके जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होगा और इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होगा,
ये दोनों आपस में सहसंयोजी आबंध बना लेंगे, जिससे 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसे हम लोग बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आगे किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें बी पे हमको मिल गया कि भाई जब 2 कार्बनों के बीच द्वि या त्रि आबंध उपस्थित होता है तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 11वां। इसमें बोला प्रोपेनल के क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल क्या है? प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल का मतलब होता है जिसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो। नल उसी में आता है जिसमें एल्डिहाइड हो, और एल्डिहाइड की पहचान CH होती है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला बोला है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम अगर आप लिखें तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3, यहाँ देखिए CH3COOH, है ना। तो इसमें अगर सामान्यतः गिना जाए तो कार्बन 1 है यहाँ, 1 है यहाँ, 2 कार्बन है। तो जब कार्बनों की संख्या 1 होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? मेथेन। और कार्बनों की संख्या 2 है तो क्या बोलते हैं? एथेन। और जिसमें COOH है उसको ओइक लगता है लास्ट में, तो इसका क्या बन जाएगा? देखिए एथेनोइक, है ना। 2 कार्बन है तो एथेन, 1 कार्बन रहता है अगर तो मेथेन, तो ये एथेनोइक अम्ल है। तो 12वें का आंसर बी होगा। 13वें पाते हैं। 13वां दिखा है, देखिए, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र। तो देखिए क्लोरीन के 2 अणु को आपस में जोड़ रखा है। ठीक है, क्लोरीन के लास्ट में आप जानते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये M से ले रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में पूछा है बनेगा क्या, तो इसमें देखिए ये वाली केस बनेगी D वाली, इसमें बनेगा M2O। ठीक है, MCl2 है। क्लोरीन के 2 अणु ले लें क्योंकि क्लोरीन के बाद लास्ट कोर्स में 7 है, 1 ही इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड बनाएगा तो 8 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन में क्या है? 1 ही बना रहा है और यहाँ पे ये 2 दे रहे हैं। देखिए Cl2 कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं? 2। तो ऑक्सीजन चूंकि 2 बॉन्ड बनाता है तो 1 ही ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा, तो ये M2O हो जाएगा। अगला देखते हैं 14वां देखिए लिखा है वृक्कों का कार्य होता है श्वसन प्रजनन। तो आप तो जानते हैं श्वसन प्रजनन दोनों नहीं होता है तो सामान्य बात है। पाचन आंत में होता है तो उत्सर्जन ही होता होगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। तो उत्सर्जन का काम होता है, ये इसमें नेफ्रॉन से मिलके बना होता है। ये इसका स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि आगे भी ये पूछ जाने की संभावना है। इसका महत्व तो ज़्यादा है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें जो उत्सर्जन होता है ना उसका रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। तो लगभग 90% चीज़ें जो उत्सर्जित की जाती हैं उन्हें वापस शरीर में ले लिया जाता है। तो ये तो क्लास में बहुत डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ, हालांकि आप लोग केवल अभी सलूशन देख रहे हैं तो इसमें ज़्यादा समझा पाना संभव नहीं है। आगे देखिए, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं किसमें? तो ये सी के अंदर होता है। देखिए ऑप्शन सी जो इसमें दिया है ब्रायोफिल्म्स, इसमें पत्तियों पर कलियां विकसित हो जाती हैं। अगला ये है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो देखिए H.J. मूलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, J.D. वॉटसन। तो इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ना, इन्हीं को आनुवंशिकी का जनक माना गया। आगे पूछा है कि 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं किस बॉन्ड से? तो पेप्टाइड से, सहसंयोजी आबंध से, ग्लाइकोसिडिक बंध से या हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। DNA के तंतु जो होते हैं ये हाइड्रोजन आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन। तो पहले तो आप ये जानो कि मुकुलन होता क्या है। मुकुलन एक प्रक्रिया है अलैंगिक जनन की। ठीक है, कुछ ऐसे जंतुएं हैं कह सकते हैं जिनके अंदर लिंग ही नहीं उपस्थित है। तो जिनमें लिंग उपस्थित ही नहीं है वो लैंगिक जनन करने में सक्षम ही नहीं है। तो केचुआ तो एक लिंगी जीव है, इसमें भी लिंग है, तिलचट्टे में भी है, कबूतर में भी है, इन तीनों में तो है, लेकिन इसमें नहीं है। तो मुकुलन किस में होगा? हाइड्रा में होगा। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे।
अगला क्वेश्चन है मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। तो ये बी ऑप्शन सही है, उद्यान मटर इनका प्रायोगिक पौधा था। आगे क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय तो मादा का ही भाग है, गर्भाशय भी मादा में ही होता है, डिंब वाहिनी भी मादा में है, तो शुक्र वाहिनी बचता है, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, वही क्वेश्चन सेम टू सेम बी वाले पे आ रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में। देखिए, अभी पढ़िए पूरा सवाल। तब लिखा है, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। और दो कंडीशन दे रखा है इनका। मैंने बताया था कि अवतल दर्पण का 6 कंडीशन बनता है, ठीक है, स्थिति के आधार पर कि वस्तु किस स्थिति पर रखी है, उस पर 6 तरीके के दर्पण के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला क्या दिया, देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पहला कंडीशन। तो यहाँ हम लोग ढूंढते हैं, देखिए यहाँ पे ओपन ही है वो अभी, कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यही था ना। देखिए, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। तो इसको पलटते हैं। देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थिति हो, देखिए ये आपका वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, इसके बीच में वस्तु ए बी स्थित है, ठीक है। तो हेडिंग भी हमारा भाई कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित हो, तो उसमें देखिए इसके विषय में लिखा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता तथा अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र ये है, अनंत इधर आएगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो कि बी ए डैश है। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। ये 3 शब्द लिखने अत्यंत आवश्यक है आपको। इस तरह रे डायग्राम बनाइए, और अगर समय नहीं है तो आप ये 3 शब्द लिख दीजिए, और बस इतना लिख दीजिए कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, तो काम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए, दूसरा बोला है ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच। देखिए, इसको भी इसी में कराया है, ये पहला ही है। यहाँ पे देखिए, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा होगा, तो यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, पहले भी आपको दिखाया था। इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। और देखिए, ये फोकस है, ये आपका ध्रुव है, और इन दोनों के बीच में ये वस्तु रखी गई है, जिसकी प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है ए बी डैश। ठीक, तो इसको आपको यहाँ पर दिखा देना है, दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक, ये एक न्यूमेरिकल है, 4 नंबर का है ये न्यूमेरिकल। ये सारे न्यूमेरिकल ना मैं अपने कोचिंग के अंदर नोट्स में बच्चों को करा रखा है पढ़ाते टाइम। अभी आप देखेंगे तो इसमें भी संभावना है कि मिल जाए। ये देखिए, ये सेम टू सेम वही सवाल है। ठीक, देखिए यहाँ पर भी वही लिख रखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, वापस देखिए आप क्लियरिटी के साथ। हाँ, देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की, यही लिखा है। और यही सेम सवाल यहाँ है, देखिए जो कॉपी में करा रखा हूँ बच्चों के। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं इधर कॉपी के अंदर, लेकिन इसी में एक ये भी करा रखा है। इसमें देखिए लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई वस्तु है, मतलब सवाल वही है। बिंब कितना है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है इसकी, और ये उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो देखिए, फोकस बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या इसकी कितनी दे रखी है, 30, तो 30 का आधा करेंगे तो 15, तो फोकस आ जाएगा 15। अब चूंकि दर्पण का है ना, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v धन 1/u बराबर 1/f। तो इसी में मान रख दीजिए जो इसमें दे रखा है। रखेंगे तो 1/v बराबर
1/f और 1/u को इधर लाया है तो -1/u हो गया। अब चूंकि 1/v निकालना था इसलिए u को इधर कर दिया, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f का मान यहाँ पर दिया है 15, तो ये 15 हो जाएगा। और देखिए ये u का मान कितना दिया है 20, तो u का मान हो जाएगा 20। ठीक है, अब चूंकि -20 होगा, ये -20 होगा तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया गया है। अब 15 और 20 का लघुत्तम लीजिए तो 60 आएगा। ठीक है, और 15 से 60 को भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 15 चौक के 60, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। और यहाँ पे देखिए 20 3 60, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो 4 और 3 मिलके कितना हुआ 7 और बटे 60। ठीक है, तो अब फिर क्या किया, पलट दिया गया, इसको पलट देंगे तो भी आ जाएगा। और 7/60 को भाग करेंगे आप तो 8.57 आ जाएगा, जो कि प्रतिबिंब की स्थिति को दिखाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद क्या बोला है भाई, उसके बाद बोला है प्रतिबिंब का आकार, है ना। इसमें देखिए हमारे उसमें दिया है स्थिति, प्रकृति तथा आकार। ठीक, देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ देखिए लिया है स्थिति, प्रकृति तथा आकार। तो इनको भी निकालना है, तो पहले आकार निकालिए। आकार के लिए देखिए होता है h' इक्वल टू v/u। ठीक, -v/u होता है। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा भी है -v/u होता है। अब देखिए h' और h का वैल्यू इसमें दिया था 5 पहले से, तो h'/5 हो जाएगा, बराबर ये -v का मान यहाँ पे निकाला है 8.57, तो ये आ जाएगा 8.57, और बटे u की वैल्यू जो है वो निकाला, वो वैल्यू दे रखा है कितना है, यहाँ पे देखिए 20 दे रखा है, तो -20 ले लीजिए। u की वैल्यू तो माइनस माइनस आपस में कट गया, है ना। अब 5 का इधर गुणा हो जाएगा और 20 का इधर हो जाएगा, तो 20 का h' में करेंगे तो 20h' हो जाएगा, और उसके बाद 5 का इसमें करेंगे तो ये आपका आ गया है 40.55। ठीक, फिर 20 को इसके नीचे ले गया तो 42.55 आया है। तो 42.55 को जब 20 से भाग किया तो 2.1 आगे और हल करेंगे तो 7.5 आएगा, 2.175 सेंटीमीटर, इतना इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो कि 4 नंबर में पूछा है, और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, जैसा कि आपने देखा अभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक पेज लेते हैं इसके लिए। इसमें बोला है, सवाल के अंदर देखिए, बोला है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड, मतलब देखिए इसको एक पेज पे सॉल्व कर देते हैं। इसमें R बराबर दे रखा है ना हमको 4 ओम, ठीक, और टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। ये टाइम दे रखा है, सवाल पढ़ते हैं। 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, और जो ऊष्मा निकलती है यानी H का मान जो है, H का वैल्यू दे रखा है 100 जूल। ये है 100 जूल ऊष्मा निकलती है। अब पूछ क्या रखा है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर निकालते हैं। तो ऊष्मा का एक फॉर्मूला है, इधर करके सॉल्व कर देता हूँ। देखिए H इक्वल टू होता है v²T, H बराबर v²T/R, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा, बहुत आसान सवाल है ये। H की वैल्यू यहाँ पर रखिए 100, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू v², तो v ही निकालना है तो v², टाइम 1 सेकेंड है तो 1, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो r का वैल्यू रख देंगे 4। इसके अपन 1 करके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v² और 1 का कितना होगा, v² हो जाएगा, इक्वल टू 4 का 100 में आप करोगे तो 400 हो जाएगा, है ना। अब देखिए v बराबर, ये वर्ग को इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा करणी में 400, और v बराबर 400 जब करणी में से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 20/400, तो 20 वोल्ट आ जाएगा, 20 वोल्ट। ये आंसर बन गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है इसमें विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, तो ये देखिए 6 नंबर में आया है। इसमें लिखा है कि सबसे पहले रेखा चित्र बनाना है विद्युत जनित्र का, उसके मूल सिद्धांत,
कार्यविधि को स्पष्ट करना है ना, तथा इसमें ब्रूस के कार्य क्या है ये स्पेशली पूछा है, तो इसको स्पष्ट करना है। 1 2 2 और 1 देखिए सब जोड़ के 6 नंबर का ये सवाल आया है। विद्युत मोटर तो कट गया है, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये यहाँ पर देखिए दे रखा है विद्युत जनित्र। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इस चीज़ की विद्युत जनित्र क्या है, तो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, और बस इतना ही लिख के आगे बढ़ जाइए, ज़्यादा मत लिखिए, इतना लिख दीजिए। फिर अगला हेडिंग करिए सिद्धांत। सिद्धांत में यहाँ पे लिखिए कि ये लिख दीजिए कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, सिद्धांत में क्या लिखेंगे कि विद्युत जनित्र जो है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आगे फिर ये भी लिख दीजिए इसमें कि जब किसी कुंडली को अस्थायिक प्रबल चुंबक में तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। इस प्रकार कुंडली को घुमाने पर किया गया कार्य व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक, उसके बाद जनित्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती दृष्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बना दो इसमें से कोई। ठीक है, तो पहला वाला हेडिंग कर लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। देखिए यहाँ पे दिया है स्पष्ट। 1 मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जरूरत होगी तो इसकी संरचना सबसे पहले, फिर चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, ये देखिए ये दोनों चुंबक हैं, ये आर्मेचर, ये इसमें ऐसे ऐसे घूमता है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो गई हैं ये कटती हैं और कटने की वजह से विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आगे देखिए इसका मैं क्लियर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अगर ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज ये किताब तो रहती है बच्चों के पास। आगे देखिए, आगे लिखा है ब्रूस के कार्य जो पूछ रखा था, तो ब्रूस के कार्य में यहाँ पे ब्रूस के कार्य दे रखा है, इसको आप लिख दीजिए। ठीक, इधर भी मैं दिखा दे रहा हूँ क्रिया विधि, इसको भी जूम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, आपको ज़रूरत हो तो इसको भी फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, इतना पढ़ के उसके बाद इसमें जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं उसी को लिखिएगा, चित्र जरूर बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये तो हो गया हम लोगों का। ठीक है, अगला है निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र। तो देखिए मेथेनल बोला है, नल अगर आता है तो उसमें CHO होता है। ठीक है, तो अगले में बोल रखा है इन्होंने मेथेनल। आप जानते हैं कि मेथ के अंदर केवल एक ही कार्बन उपस्थित होता है, तो मेथ बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। देखिए एक कार्बन लगा दिए और उसके बाद एक H इधर जोड़ दिए, एक H इधर जोड़ दिए। हमको CHO लेना था, तो CH तो हो गया और डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ जाएगा, तो इसे आप बोलोगे मेथेनल। ठीक, अगला बनाते हैं। अगला है प्रोपाइन। तो देखिए 2 चीजें और होती हैं, एक होता है प्रोपीन, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो प्रोपेन बनता है ना, अगर डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन बनता है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बनता है, तब जो पूछ रखा है हमसे कि प्रोपाइन, तो प्रोपाइन बनता है। तो बनाते हैं प्रोपाइन। देखिए प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, प्रोप शब्द आता है तो इसमें 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 कार्बन हो गया। अब इसमें से किसी भी कार्बन के बीच में इन दोनों में से किसी भी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। मान लीजिए मैंने पीछे लगा दिया, आगे भी आप लगा दोगे तो भी सही है। उसके बाद इसके बैलेंसी को सेटिस्फाई कर दीजिए। देखिए कार्बन 3 आबंध पहले बना चुका है, 4 बनाता है तो एक और बनाएगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा CH4। इस वाले कार्बन को देखिए तो 3 इधर बन गए, 1 इधर बन गया, तो ये तो कंप्लीट हो गई इसकी बैलेंसी, इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। ये कार्बन 1 आबंध बनाया है और 4 बनाने हैं, तो कितने और हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3, तो इसमें 3 हाइड्रोजन और जोड़ दीजिए। तो ये आपका प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसका प्रोपाइन की संरचना हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है पेंटेनोन 3। ठीक, पेंटेनोन 3 है। अब जिसमें नोन शब्द जुड़ा हो ना, उसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O जुड़ता है। अब देखिए इसमें बोला है पेंट ना, तो पेंट के लिए सबसे पहले 5 कार्बन बनाइए, 1
2 3 4 5, ये तो हो गया पेंट। और उसके बाद देखिए पेंटेनोन के बाद ये 3 लिखा है ना, 3, तो तीसरा वाला कार्बन पीछे से आगे से कोई सा भी गिन के जो तीसरा नंबर पे आए उस पर डबल बॉन्ड के साथ O लगाते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा यही बनेगा, इधर से भी यही बनेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करके O लगा देंगे। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी अब सिर्फ कार्बन में 4 अबंध बनते हैं तो सबकी बैलेंस से सेटिस्फाई कर दीजिए। ये एक बॉन्ड बनाया है पहले से, है ना, 3 कार्बन और जुड़ेगा इसमें तो 4 बन जाएंगे, क्योंकि कार्बन 4 बनाता है तो 3 जुड़ गया, तो ये CH3 हो गया। ये कितने बनाया है? 2। कितने हाइड्रोजन और जुड़ेंगे? 2, क्योंकि टोटल 4 ही बनाने। इसमें गिनिए तो इसमें 2 इधर बनाए हैं, 2 इधर, इसके 4 कंप्लीट हैं। इसमें गिनिए तो 1 इधर 1 इधर, 2 बना है, यानी 2 और बनाया जाए हाइड्रोजन के साथ अबंध। आगे देखिए ये कार्बन है, इसमें 1 बॉन्ड बना है, इसमें 3 बॉन्ड और बनेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका है पेंटेनोन का। इसी तरीके से ब्यूटेनोन 2 है, ब्यूटेनोन है तो ब्यूट में कितने कार्बन रहते हैं? 4, तो C ये 4 होगा। और उसने बोला है ब्यूटेनोन 2, यानी दूसरे पे आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड के साथ O जोड़ना है। ये तो इधर से दूसरा ये पड़ा, इधर से दूसरा ये पड़ा, तो आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं पीछे वाले पे ही आप डबल बॉन्ड O लगाएं, या आप इस पे भी लगा सकते हो। ठीक है, काउंटिंग करने में दूसरा होना चाहिए, पहले के बाद दूसरा, इधर से गिनेंगे तो पहला दूसरा, तो मैं इसी पे लगा के बना देता हूँ। देखो बन गया। और अब इसको बैलेंस कर दीजिए इसी तरह हाइड्रोजन से, तो ये एक आबंध बनाया है, 3 और बनाएगा तो ये H यहाँ पे हो जाएंगे, इसके 4 कंप्लीट होगा। इसमें देखिए 2 इधर 1 इधर 1 इधर, इसके भी 4 कंप्लीट हैं। इसमें देखिए कार्बन 2 बनाया है, इसको 2 हाइड्रोजन और दीजिए, बैलेंस हो गया। ये देखिए ये एक आबंध बनाया है, 1 हाइड्रोजन इधर 1 इधर 1 इधर, अब ये भी 4 बना लिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा किसका? ब्यूटेनोन 2 का। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आवर्त सारणी से संबंधित सवाल है, और इसमें लिख रखा है कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, तत्वों के नाम। आवर्त सारणी में देखिए ये भी चीजें हैं, लेकिन अभी कट गई हैं तो जरूरत नहीं है। खैर इसका नाम तो जानना ही चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 30 तत्वों के नाम को आप क्रम से याद कर लें। ठीक है, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। तो मैं एक एक को लिख देता हूँ। देखिए एक है 12, मैं इधर पेज पे लिख रहा हूँ, 12 17 18 20 है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे तो ठीक रहेगा। 12 था, 17 था, 18 है और 20 है ना। 12वें नंबर पर आता है मैग्नीशियम। कौन आता है भाई? आता है मैग्नीशियम। ठीक, 17वें नंबर पर क्लोरीन आता है। क्लोरीन तो इतना ज्यादा यूज होता है कि आप लोगों को याद ही हो जाएगा, HCl बनाने में और बाकी चीजों में हमेशा बार बार पढ़ाना पड़ता है इसको। 18वें पर क्या है? 18वां आर्गन है। आर्गन क्या होता है भाई? आर्गन नोबेल गैस है। उसके बाद 20वां है, 20वां कैल्शियम होता है। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक आप लोग याद कर लीजिए, इसकी झंझट ही खत्म हो जाएगी, उसी के अंदर से लगभग पूछ लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो सवाल है ये सही बताए ना तो बेहद आसान है, और आपको ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, फार्मूला भी नहीं सोचना है। ऐसा जब भी देना तब तो बच्चे को एकदम खुश हो जाना चाहिए। देखिए उसमें पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित द्रव क्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें क्या लिखा है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक, अब ये द्विविस्थापन अब क्रिया है, एक तरीके से आपने पढ़ा है अगर तो। देखिए सोडियम के साथ कौन जुड़ा है? सल्फेट, और बेरियम के साथ कौन जुड़ा है? क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट हो गया है। उत्पाद में दिया है कि ये जो सल्फेट था इसको सोडियम को छोड़ के किसके साथ हो लिया? बेरियम के साथ। यहाँ पे चला गया तो सल्फेट बेरियम के साथ चला गया तो बेरियम सल्फेट बना। तो आप देखिए बचा क्या आपके पास? सोडियम बचा और क्लोराइड। तो क्लोराइड इसके साथ देके यहाँ सोडियम क्लोराइड लिख दीजिए, एकदम आसान काम है। ठीक, आगे देखिए अगला है मरकरिक ऑक्साइड।
है ना, मरकरी ऑक्साइड ऊष्मा। जब मरकरी ऑक्साइड को ऊष्मा देंगे, ऑक्साइड का मतलब होता है किसी भी चीज का ऑक्सीजन से जुड़ा होना। तो मरकरी में कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, तब क्या बना है मरकरी ऑक्साइड। जब गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, अब मरकरी अलग हो जाएगा। तो ये मरकरी आपका यहाँ लिखा है, ऑक्साइड को हटा के यहाँ ऑक्सीजन लिख दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तो ये आपका विस्थापन अपक्रिया है। जिंक के साथ SO4, इस सल्फ्यूरिक अम्ल का SO4 आके यहाँ पर जुड़ जाता है, तो जिंक सल्फेट हो जाएगा। अब खुद ही सोचिए, इसको थोड़ा सा मैं लिखना चाहूंगा, जो कि देखिए ये जिंक है प्लस H2SO4 है। ठीक, अब खुद ही देखिए SO4 जो है ना, ये निकल के इसके साथ आ गया, तो ZnSO4 हो गया, जिंक सल्फेट हो गया ये। अब बचा कौन आपके साथ, H2 बचा है। H2 को अब क्या बोलते हो, हाइड्रोजन गैस, सिंपल है। तो वही है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद जिंक सल्फेट, और साथ साथ क्या आ जाएगा हमारा H2 हाइड्रोजन गैस, जो यहाँ पे बन रहा था, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस दिखा देंगे। अगला देखिए क्या है, अगला है आयरन, ठीक, और फिर कॉपर सल्फेट। ये भी देखिए विस्थापन अपक्रिया ये भी है। आयरन के मतलब Fe है, यहाँ पे लिख देते हैं Fe, और कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 है। अभी बोल रहा है ना कि कॉपर अलग हो गया, तो मतलब Cu आपका अलग हो गया। अगर इनकेस ये मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, मान लीजिए Cu अगर अलग हो जाए तो Fe के साथ कौन आएगा, FeSO4। तो FeSO4 को हम लोग क्या बोलेंगे, यही देखिए आयरन है, तो आयरन सल्फेट, तो आप बोलोगे ना इसको फेरस सल्फेट बोलोगे, तो यहाँ पे लिख दोगे फेरस सल्फेट। ठीक, आगे देखिए अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। ऊष्मा देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो अपघटित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में। और अगला क्या उत्पाद बनेगा, खुद ही सोचिए। कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, इसको आपने दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्सीजन इससे आके जुड़ गया। तो ये और क्या बनाएगा अपने साथ, CO2 निकलेगा भाई, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड ये बन गया CaO, और ये बन गया CO2, और ये था क्या CaCO3। ठीक है, CaCO3 था, तो एक ठो ऑक्सीजन आके इसमें रह गया, तो बचे क्या, एक ठो कार्बन बचेगा, दो ठो ऑक्सीजन, तो ये CO2 यहाँ पे आ गया। ये पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO है, तो दूसरा क्या बचेगा, CO2 बचेगा। अगला देखिए जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा आपका जिंक नाइट्रेट प्लस, बहुत आसान है, आप लोग खुद ही बोलिए। नाइट्रेट जब जिंक के साथ सिल्वर को छोड़ के जिंक के साथ चला गया, तो बेचारा तन्हाई में कौन जी रहा है, सिल्वर ना, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस सिल्वर। ठीक है, चलिए भाई पेज पलटते हैं। देखिए इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है हाइड्रोजन का दहन, हाइड्रोकार्बन का दहन अपक्रिया। ठीक है, ये तीनों एक ही पॉइंट है, मतलब कार्बनिक यौगिक के। ठीक, कार्बन तथा इसके यौगिक जो चैप्टर है वहीं से ये तीनों उठाया गया है, और तीनों बहुत बेहद सिंपल टॉपिक है। देखिए एक एक करके हम यहाँ बुक से ही समझा देते हैं इसको। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में ये दे रखा है। देखिए पहला था दहन हम लोगों का, तो दहन क्या होता है कि अधिकांशतः ईंधन जो है वो कार्बन यौगिक जैसे होते हैं, जैसे वायु मतलब वही ऑक्सीजन की अधिकता में जलाने पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश तथा CO2 उत्पन्न होता है। यह प्रक्रम दहन कहलाता है। सभी दहन अपक्रियाएं ऑक्सीजन अपक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये तो पता ही रहता है बच्चों को मोस्टली, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती हैं उनको हम लोग कंबशन बोलते हैं, दहन। ये आप एक दो लाइन लिख देंगे इसके विषय में। और C+O2 CO2, कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है ना, कि कार्बन को आप जलाएंगे तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ऊष्मा और प्रकाश निकलेगी। ऐसे मीथेन गैस है, मीथेन गैस तो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा सिलेंडर है रसोई गैस का, उसमें CH4 भरा है, तो ऑक्सीजन के प्रजेश में क्या करता है, जलता है। तो इस कार्बन पे ये ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है, तो क्या बनाता है, CO2। और उसके बाद देखिए ये 4 है, तो यहाँ पे भी 2H2 लिखा है, और प्लस O कितना था, 2। ठीक है, तो 2H2O, तो एक 2 ठो ऑक्सीजन यहाँ चला गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, देखिए 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है। ठीक, तो जो हम लोग मीथेन गैस जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में,
तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि पानी तो कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि H2O वाष्प जैसा बनता है और वो ऊपर प्रकृति में चला जाता है। साथ साथ ऊष्मा निकलती है जिससे आप खाना वगैरह पका लेते हैं, और प्रकाश भी होता है, उजाला रहता है थोड़ा सा, है ना। तो ये इसमें से 1-2 रिएक्शन लिख दीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। अगला देखिए लिखा है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो पेज पलटते हैं, प्रतिस्थापन देख लेते हैं और साथ साथ क्या है हाइड्रोजनीकरण, ये भी देखते हैं। देखिए इसी में यही पास में दिया है, यहाँ देखिए लिखा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर टिक किए हैं, आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरूरत पड़े तो यही लिखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिकांश अभिकर्मकों के साथ क्रिया नहीं करते हैं, परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में संकलन होता है। क्लोरीन अति तीव्र अभिक्रिया में एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करता है। इसके आगे लिख दीजिए जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पे ये CH4 और Cl2, ये ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन देख के एग्जामिनर समझ जाता है। ठीक है, तो CH4 है, Cl2 है, तो इससे क्या बन जाएगा CH_Cl3 प्लस HCl। अच्छा, ये हो कैसे रहा है ना मैकेनिज्म, एक बार आप लोगों मैं इस पेज पर समझाता हूँ, मजा आएगा थोड़ा सा आप लोगों को भी। अच्छा है, बहुत सिंपल है ये सब। थोड़ा सा बस धीरज रखिए आप लोग। किसका हम लोग समझ रहे थे, CH4 का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए ये है आपके पास CH4 है ना, अब प्लस ये क्लोरीन है Cl2। सनलाइट में ये क्रिया होगी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में ये अब क्रिया होगी। तो ये बनेगा क्या, देखिए थोड़ा सा इसको हम ओपन करते हैं। कार्बन है, इसको 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो एक हाइड्रोजन ये, एक इधर, एक इधर, ये है ओपन स्ट्रक्चर। क्लोरीन का अगर आप देखें तो इसमें Cl2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्लोरीन, और बॉन्ड क्या है क्लोरीन। ठीक है, तो आप जानते हैं अभी क्या है, अभी तो इसका अष्टक पूरा है, इसका भी अष्टक पूरा है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे ही नहीं। जुड़ने के लिए क्या होगा, इन बॉन्डों को टूटना पड़ेगा। तो जब ये आबंध टूटेगा तो ये सहसंयोजी आबंध है। सहसंयोजी आबंध में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इनका है, एक इलेक्ट्रॉन इनका है, दोनों लोगों ने शेयर करके बंध बनाया है। तो ये जब बंध टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इनका इनके पास आ गया और इनका इनके पास चला गया। ऐसे जब ये आबंध टूटा क्लोरीन का, तो ये इलेक्ट्रॉन ये और ये इलेक्ट्रॉन हो गए आबंध, यहाँ से ये खत्म हो गया। अब देखिए ये भी खत्म और ये भी बॉन्ड अब खत्म हो गया। केवल क्या रह गया, इसके इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। अब क्या होगा कि H का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन से आके जुड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के हैं, ये आपस में सहसंयोजी बंध बना के यहाँ पे आपका बना देंगे HCl। ठीक, अब देखिए ये जो CH3 था, CH ये 3 है, तो और ये क्लोरीन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जुड़ के क्या बनाएंगे, सहसंयोजी आबंध बनाएंगे एक दूसरे से संयोग करके। तो एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब देखिए पहले जी कार्बन है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है और 1 क्लोरीन जुड़ गया। तो बना क्या आपके पास, इस तरीके से बन गया CH3, मतलब C था और 3 कार्बन है तो H3 और 1 क्या जुड़ रहा है Cl, तो CH3Cl हो गया। तो देखिए आप इसमें 4 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन को क्लोरीन निकाल दिया, तो प्रतिस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया है। ऐसे ही CH3Cl को वापस ले आइए, ये CH3Cl हो गया। ठीक है, इसको वापस Cl2 से रिएक्ट करा लीजिए। तो इसके बाद इसका जो Cl2 है, इसमें से एक क्लोरीन इसके 1 हाइड्रोजन को निकाल देगा, फिर जैसे यहाँ पे निकाल रहा था। एक तरफ यहाँ पे मान लीजिए, अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा यहाँ पे Cl जोड़ दूं, तो ये CH3 और Cl है, तो ये वाला हाइड्रोजन फिर निकाल दीजिए। ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको जब हटा देंगे आप, तो फिर क्या हुआ, Cl है, एक Cl और जुड़ जाएगा यहाँ, है ना, यहाँ पे 2 Cl है। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा तो इसका एक क्लोरीन को उठा लेगा, एक अणु को क्या बना लेगा, फिर ये HCl बना लेगा। और साथ ही साथ अब हाइड्रोजन कितने रह गए, 1 और निकल गया, 2 बचा, तो CH2Cl आ गया। अब वापस ऐसे CH2Cl को फिर ले आइए और फिर Cl2 से रिएक्ट कराइए, तो फिर वही होगा कि क्लोरीन फिर यहाँ पे चला जाएगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो आपका बन जाएगा CHCl प्लस HCl। ठीक है,
अब फिर आप रिएक्ट करा देंगे, फिर पता चलेगा ये भी निकल गए, तो CCl3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे CHCl2 है क्योंकि क्लोरीन के 2 अणु जुड़े हैं, यहाँ पे CHCl3 है क्योंकि क्लोरीन के 3 अणु जुड़े हैं। अगले में जब ये भी H हट जाएगा तो चारों क्लोरीन का रहेगा, तो CHCl4 हो जाएगा, सॉरी CCl4 होगा, यह हट जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग देखिए यहाँ पे ये तीनों रिएक्शन दे रखा है, आप लोगों को समझ तो आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाइड्रोजनीकरण। अब देखिए हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ इतना लिखना है कि निकीलिया जो पैलेडियम उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन से क्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। जैसे देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिन 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड है उनको क्या बोलते हैं, असंतृप्त। पीछे भी था, तो ये असंतृप्त है, ये H2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये किस में बदल जाएगा, देखिए संतृप्त में। असंतृप्त जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाए, सिर्फ इतना समझना है। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाए तो उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक, तो ये देखिए ये असंतृप्त है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एथेन बना रहा है। अभी रिएक्शन देखते हैं, इसका भी बढ़िया है। देखिए जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये भी 2 कार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड था, तो आपको पता है कार्बन 4 बंध बनाता है, तो 2 हाइड्रोजन ये भी जोड़ेगा अपने में, 2 हाइड्रोजन ये भी जोड़ेंगे भाई, है कि नहीं। इनको वापस हाइड्रोजन से क्रिया कराना है। तो जब क्रिया कराएंगे तो होता क्या है इसमें कि ये जो बॉन्ड है ना ये टूट जाता है, ब्रेक होता है। तो C देखिए ये जो H था, ये H तो इधर है, ये भी H तो इधर है, यहाँ पे ये कार्बन है और इसका ये ऊपर वाला H है, नीचे वाला H है, दोनों है ये। ठीक, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये जो H2 टूटेगा तो ये भी H और H ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसके बॉन्ड ऐसे खुल जाएंगे। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इस H के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये वाला जो H है ना वो इस इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बना लेगा। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन टूटा, चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड टूटा तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इससे आबंध बना लेगा, इस वाले से। तो दोनों हाइड्रोजन से आबंध बना लिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, फिर तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए सॉरी देखिए वापस बता देते हैं एक बार, शायद दिखाई ना दिया हो, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। ये देखिए डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये जब बॉन्ड टूटेगा इसका H2 का तो 1 इलेक्ट्रॉन इस H के पास, 1 इलेक्ट्रॉन इस H के पास, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सीधे अभिक्रिया कर लेगा इस कार्बन से और जुड़ जाएगा। अब फिर इस कार्बन का जो बॉन्ड टूटने पे इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को जोड़ लेगा। तो जब हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे पहले वाले कार्बन पे, अब देखिए 2 तो पहले से हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन ये भी आ गया, तो कुल कितने हो गए 3। तो आपको यहाँ पे लिखना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि देखिए 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक ठो इसको भी जोड़ लिया। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक ठो इसको भी जोड़ लिया, बना CH3 डबल बॉन्ड CH3। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आक्सीय तथा अनाक्सीय शोषण में अंतर। आक्सीय शोषण अनाक्सीय शोषण क्या है, इसके संदर्भ में तो भाई ये कहूंगा मैं कि आप लोग याद भी रखें इसको। यहाँ से समझा देते हैं, इसके विषय में कुछ ज़्यादा क्लियर यहाँ पे दे रखा होगा। तो देखिए ये पेज नहीं है, यहाँ पर है, देखते हैं। देखिए आक्सीय शोषण क्या होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा कि आक्सीय शोषण क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे आक्सीय शोषण कहते हैं। और ये पूछता भी है कि क्रेब्स चक्र का क्या है, कैसे है, तो आप ये पूरा लिखेंगे। लिखने के बाद ये अगर ये पूछे तब कि आक्सीय शोषण क्या होता है तो आप इस पूरे को लिखिए और समीकरण भी लिखिए, और उसके बाद अनाक्सीय शोषण क्या है ये लिखिए और इस पूरे समीकरण को लिखिए। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर ले लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें अंतर पूछा था तो 2 ही पूछा था, तो वो तो यहीं से लिख सकते हैं कि भाई जो आक्सीय शोषण होता है उसमें पहला अंतर क्या है
कि क्रेब्स चक्र में होता है। इसमें पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अनाक्सी में क्या होता है कि पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण ही नहीं होता है, अतः ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये पहला अंतर हो गया कि पहले एक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, दूसरे में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होते हैं जो पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद इनमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है तथा इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है? इसमें अंतिम उत्पाद एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सिर्फ ये दो अंतर पूछा था तो हम दो अंतर दिखा दिए यहाँ पर। ठीक है, तीसरा भी है, आपको जरूरत हो तो ये भी आप स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये तो हो गया ऑक्सी अनाक्सी। इसके बाद है लसिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसके लिए मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा कि रुधिर तथा लसिका में अंतर। ठीक है, तो पहला ये लिखा है कि रुधिर लाल रंग का होता है, लसिका श्वेत रंग की होती है। फिर रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ लाल रुधिर कणिकाएं भी होती हैं, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं। ठीक, ऐसे ही एक नीचे भी है कि इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है, न्यूट्रियोफिल्स की संख्या अधिक होती है। इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक होती है और लिम्फोसाइट की संख्या सबसे अधिक होती है। तो ये तीन डिफरेंस है, हमको दो ही पूछा था। ठीक है, तो ये हम लोग लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है कायिक जनन किसे कहते हैं। ये भी अलैंगिक जनन का ही एक विधि है। ठीक है, ये सब पढ़ाया है बहुत अच्छे से बच्चों को कोचिंग में, क्या बताएं। देखिए, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेशन प्रोपगेशन क्या होता है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये भी, और इसको भी लिख दीजिएगा कि क्या होता है। तो कायिक जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पुराने पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती के अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे उत्पन्न होते हैं। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि कोई पेड़ हो, उसका या तो आप तना काट के गाड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए तना हम लोग किसका गाड़ते हैं, गन्ने का, है ना, या फिर जड़ गाड़ दीजिए जड़ से, या फिर पत्ती से। इन तीनों से अगर नया पेड़ बन जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें लिखा है, इस प्रकार उत्पन्न नए पौधे को अनुकूलन की परिस्थिति में नए पौधे उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधों को आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। इन्हें कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों तरीके से कराया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर ये हो गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है और सब डिस्कस करने में टाइम तो लग ही जाता है समझा समझा के। देखिए, अगला है हृदय का कार्य क्या होता है। तो आप जानते हैं कि हृदय परिसंचरण तंत्र के लिए एक आवश्यक अंग होता है। ये हमारे शरीर में रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। तो इसके संदर्भ में मैं आपको दिखा देता हूँ हृदय का, और आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि देखिए, ये हृदय के कार्य में इसको डाल दीजिएगा। आप स्ट्रक्चर इसके बना लीजिएगा, बता दीजिएगा कि दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें 4 पार्ट होते हैं, अलिंद, नीला, ये सब चीज़ें दिखा दीजिएगा। खैर, इसको रहने दीजिएगा। आप लोग ये हार्ट वाला ही बस चित्र बनाइएगा अगर बनाना चाहे तो, कि कैसे कैसे हार्ट के अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब अशुद्ध रक्त आता है, फिर किस तरीके से वो फेफड़े को जाता है, फेफड़े से शुद्ध होता है, शुद्ध होकर फिर वापस इसे हृदय में आता है और हृदय से फिर पूरे शरीर की तरफ चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये मानव हृदय की आंतरिक रचना की क्रियाविधि, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको सीधा करके दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर के लिए, और आप स्ट्रेट ये वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसको पढ़ के इसके कार्य के विषय में लिख दीजिएगा। आगे कुछ बातें इधर भी लिखी गई हैं। ठीक है, हृदय के रेफरेंस में ये भी हो गया, फिर इधर भी कुछ लिखी गई है।
इतना बहुत है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद इसके विषय में कुछ चीजें लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पूछा है कि रासायनिक संश्लेषण क्या होता है। इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम है ना, लिखिए। तो रासायनिक संश्लेषण क्या होता है, उसके नाम लिखने और काम को भी लिखने हैं जीवाणुओं के। तो देखिए, इसके लिए तो मैंने कॉपी पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए लिख भी दिया है कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए, इसमें लिखा है केमिकल सिंथेसिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। रासायनिक संश्लेषण क्या होता है। पहले, रसायन विज्ञान में उद्देश्य पूर्वक एक या क्रम में कई रासायनिक अपक्रियाएं कराकर एक या अनेक उत्पाद बनाने की क्रिया को रासायनिक संश्लेषण कहते हैं। ठीक, तो पहले तो परिभाषा लिखने थी, ये हो गया। ये जीवाणु हो गए नाइट्रोसोमोनास, ठीक, और फेरोक्सिडेंस, और फिर उसके बाद है बेगियाटोआ। तो ये 3 इसके जीवाणु हो गए, जो कि पेपर में आपके बोल रखा है। देखिए कि भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणु, तो यहाँ पे 3 जीवाणुओं के नाम हो गए। और पहला बोला था रासायनिक संश्लेषण क्या है, तो संश्लेषण क्या हो गया, और तीनों के नाम हो गए। इनके कार्य भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पाचक एंजाइम। ये तो बहुत पहले आप लोगों के जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से उठाया गया है। जैव प्रक्रम से देखिए अक्सीय अनाक्सीय श्वसन भी था, ये भी है। यहाँ पे आते हैं, देखिए पाचक एंजाइम, इसमें बात हो रही है। 1 मिनट में वापस आपको दिखाता हूँ। देखिए, लिखा है कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, पाचक एंजाइम के कार्य। तो देखिए, ये पाचक ग्रंथियां हैं कि किस किस ग्रंथ से क्या क्या निकलता है। ये स्रावित रस है, रस का नाम है, और ये एंजाइम है कि मतलब लार ग्रंथि है तो इससे लार निकलता है, लार रस है। और इसमें कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। तो आपको इधर की चीजें नहीं लिखनी, बस ये लिखना है कि क्या क्या है एंजाइम और क्या क्या इसके कार्य हैं। तो देखिए, टाइलिन है, टाइलिन का काम क्या है, तो आप लिख लेंगे कि टाइलिन लार ग्रंथ से निकलता है, मुख गुहा से, और इसका काम भोजन में उपस्थित मंड को पचाना है। ठीक, फिर देखिए पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज लिखेंगे एंजाइम में कि ये 3 एंजाइम है जो जठर ग्रंथियों से प्राप्त होते हैं। इन्हें जठर रस भी कहते हैं। ये आमाशय से निकलता है और प्रोटीन, दूध तथा वसा को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यकृत में, पित्तरस में, इसमें कोई एंजाइम नहीं है, तो ये तो हमें लिखना ही नहीं है। अग्न्याशयी रस में, अग्न्याशय से क्या निकलता है, अग्न्याशय ग्रंथ से अग्न्याशयी रस। ये ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये 3 निकलते हैं। ये तीनों ग्रहणी से निकलते हैं। कार्य क्षेत्र क्या है इसका, ग्रहणी में है। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन के, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के अवयवों को पचाता है। एमाइलेज जो होता है वो मंड तथा इसके अवयवों को पचाता है। लाइपेज जो होता है वो वसा को पचाता है। तो इस चार्ट से ही आप बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। ये तो हो गया था पाचक एंजाइमों के कार्य। अगला, निम्नलिखित का संक्षेप में समझाइए। डार्विनवाद, लैमार्कवाद, तो ये तो पूछा ही नहीं है, अब इस बार कट गया सिलेबस से, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद बोला है पुष्प में निषेचनोपरांत, मतलब निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो निषेचनोपरांत होने वाले परिवर्तन का वर्णन यहाँ पे देखिए, ये हेडिंग में क्लियर कर रखा है कि निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। तो ये चीज आप लिखेंगे कि बाद पुष्प के अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीज का निर्माण होता है तथा निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन होते हैं। पहला क्या है कि बाह्य दल पुंज में होता है। क्या होता है कि प्रायः मूल मुरझरा कर गिर जाते हैं, परंतु कुछ फल ऐसे हैं जिनमें साथ ही लगे रहते हैं। ठीक, जैसे इसमें है टमाटर, बैगन, रस भरी मिर्च आदि। दूसरा देखिए दलपुंज है। दलपुंज क्या होते हैं, ये भी प्रायः मुरझा कर गिर जाते हैं। पुंकेसर सूख कर झड़ जाता है। कब, निषेचन के बाद ये सब होता है। वर्तिकाग्र मुरझा जाता है, वर्तिका मुरझा जाती है। अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, आगे देखिए अंडकोश भ्रूण बनाता है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है। द्वितीय केंद्रक भ्रूणपोष में बदल जाता है। अब भ्रूण कवच का क्या होता है, बीज का आवरण बन जाता है और बीजांड वृत्त बीज का वृत्त बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे तो देखिए दोस्तों, सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया आपका। ये पूरा पेपर का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, जो कि 3 घंटे का पेपर था आपका, और हम लोगों को भी लगभग 1 घंटे का समय लग गया इसको पूरा डिस्कस करने में। आप लोग इस पूरे वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर ये चीज़ों को भी फोकस करिए या बताइए, ठीक है। कुछ छूट गया हो तो उसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा उसको। इस चैनल पे आप लोग बने रहिए, क्योंकि आगे जितने भी ये प्रश्न पत्र हैं इन सब के सलूशन मैं जल्दी ही डालने वाला हूँ, तो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।